और संज्ञा को हम लोग पढ़े हैं कई बार, लेकिन कई बार भूल गए हैं, या तो आपको सही से उसको समझ में नहीं आया होगा, यही कारण है कि आप भूल गए हैं। इसलिए बेहतर जरूरी है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो संज्ञा को समझते हैं, और संज्ञा क्या क्या होता है और कौन कौन से भेद होते हैं और कैसे उसको परिभाषा लिखेंगे, मेन तो मुद्दा यही है। तो आइए शुरू करते हैं कि संज्ञा क्या होता है। नहीं समझ में आए ऐसा हो नहीं सकता है, तो लिखते हैं संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, नाम, स्थान आदि को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, भाव हो, नाम हो, आदि हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण की हिंदी किताब में दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, नाम आदि को संज्ञा कहते हैं, व्याकरण में दिया गया है। लेकिन हम लोग इसको कई बार संज्ञा पढ़ रहे हैं, भुला जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भुला जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो संज्ञा को समझते हैं। संज्ञा को तो परिभाषा बता दी है, किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, नाम, स्थान आदि को संज्ञा कहते हैं। अब हमको दिमाग में यही घूम रहा हो कि स्थान, भाव, नाम आदि होता क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, पटना लिखे तो पटना क्या किसी स्थान के नाम है कि नहीं है, तो है। राम लिखा तो किसी व्यक्ति का नाम है कि नहीं है। सीता लिखे तो किसी व्यक्ति का नाम है कि नहीं है, तो है इसमें। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, अब मान लीजिए कि वस्तु लिखना हो तो कलम लिखे, हम लोग तो कलम से लिखते हैं ना। फिर किताब लिखें, किताब, साइकिल लिखें। तीन सारी चीजों को, वस्तु, भाव, नाम, स्थान आदि को भी संज्ञा कहते हैं। भाव, भाव में क्या क्या लिख देते हैं, बुरा लिख देते हैं। आप भाव में बोल देते हैं ना कि आप बुरा है, आप अच्छे हैं, आपकी अच्छाइयां बहुत अच्छी है, इस तरह से बुरा, इन सारी चीजों को तो संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इस तरह से लिखें, भेद होते हैं, इस तरह से आपको लिखना है। अब देखिए, पहला में चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है और किसे कहते हैं, इसको समझेंगे। फिर जातिवाचक संज्ञा को समझेंगे, फिर भाववाचक संज्ञा को समझेंगे, समूहवाचक संज्ञा को समझेंगे और द्रव्यवाचक संज्ञा को समझेंगे। यही तो 5 संज्ञा है, व्यक्ति, जाति, भाव, समूह, द्रव्य। 3 संज्ञाओं को समझ लिए, बस खत्म हो गया संज्ञा। संज्ञा में कुछ है कहाँ। तो सबसे पहले समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है और किसे कहते हैं। तो देखिए, लिखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यही ना, आप लोग यही चीज में भुला जाते हैं संज्ञा। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसको समझिए। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान आदि का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक, आदि माने और, ऐसा नहीं है कि इतना बोल दिए इसके बाद अब है ये नहीं है, खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, अभी और इसमें है। 3 सारी चीजों को संज्ञा कहते हैं। जो पर्सनल चीजों का, यानी खास व्यक्ति होगा, खास वस्तु होगा, खास किसी का नाम होगा, खास किसी का स्थान होगा, उन सारी चीजों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो खास व्यक्ति, वस्तु, अब खास व्यक्ति, वस्तु क्या होगा, हम देखते हैं राम। राम लिखे तो राम जो नाम है वो खास है, क्योंकि इसमें क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं उसमें से राम बोलेंगे तो वही बच्चा उठेगा जिसका नाम राम होगा, लेकिन और नहीं उठेगा। तो राम जो है, लेकिन वही अगर लड़का बोलेंगे तो सभी लोग सुनेगा, तो लड़का हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पूरे जाति का बोध हुआ। लेकिन राम बोले तो राम बोलने से केवल वही बच्चा उठेगा जिसका नाम राम होगा। तो यह तो रहा व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम। अब रहा स्थान, पटना लिखते हैं। अब क्या पटना हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? अब कैसे से समझिए, पटना क्या हमारे भारत में या विश्व में बहुत सारे पटना है, 20 गो पटना है, 30 गो पटना है, नहीं है। पटना केवल एक ही है, इसलिए पटना पर्सनल चीज हो गया। जब पटना एक चीज हो जाता है तो किसी खास स्थान हो गया, पटना क्या हो गया, खास स्थान हो गया। लेकिन वही बोल देते राजधानी, तो राजधानी आपका खास स्थान नहीं होता है, क्योंकि किसकी राजधानी आपको पता नहीं है। पटना बिहार की राजधानी पटना है, तो आप बिहार की राजधानी की बात कर रहे हैं कि दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली है, तो आप दिल्ली वाली बात कर रहे हैं कि पटना वाली बात करें, किसकी बात करें, कोई ठिकाना नहीं। हो सकता है कि आप दूसरे देश की राजधानी की बात करें। इसलिए उन सारी चीजों को हम कौन सी संज्ञा में रखेंगे, या व्यक्ति नहीं जाति में रखेंगे। तो पटना को समझे। पटना के बाद लिखते हैं हम क्या, हिमालय। हिमालय क्या 20 गो हिमालय है या 2-3 गो हिमालय हमारे पास है ना, खास है। तो हिमालय जो होगा वह भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। हिमालय के बाद होगा गंगा। गंगा क्या 20 गो है, नहीं, तो गंगा सिंगल है, इसलिए गंगा होगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। वही अगर नदी कह देते हैं तो नदी जातिवाचक हो जाता है, क्योंकि नदी, अब कौन सी नदी, कावेरी है, ब्रह्मपुत्र है, नील नदी है, गंगा नदी, किसकी बात करें कोई बात पता नहीं, यह कॉमन नाउन हो जाता है। यह तो रहा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। अब समझते हैं कि जातिवाचक क्या होता है। ये जाति क्या है, जातिवाचक।
आप लोग को मन में एक ही विचार हो रहा हो, अच्छा जातिवाचक संज्ञा, वाह जाति माने ब्राह्मण, हर्जन वर्जन वाला, नहीं नहीं नहीं, वो सब हर्जन वर्जन वाला नहीं करना है इसमें, इसमें कुछ अलग चीजों को पढ़ना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ें, अब जाति पढ़ेंगे। अब जाति में क्या होता है, जिस संज्ञा से पूरे जाति का बोध होगा उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो जिस संज्ञा से, अब जिस संज्ञा से पूरे जाति का बोध उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो आखिर पूरे जाति का बोध कौन सी संज्ञा कराएगा, तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ लड़का। अब लड़का जो है वो पूरे जाति का बोध कराएगा, लड़की लिखेंगे, लड़की पूरे जाति का बोध कराएगी। अब राजधानी लिखेंगे, राजधानी पूरे जाति का बोध कराएगी। अब हम यहाँ लिख देते हैं पर्वत, पर्वत, नदी, इन सारी चीजों को अगर देखें तो पूरे जाति का बोध हो रहा है। अब कैसे, हमको तो समझ में ना रहा है कि पूरा जाति कैसे बोध हो रहा है। देखिए लड़का अगर बोलेंगे तो जितना बच्चे लड़के बैठे होंगे सबको सुनाई देगा। अगर लड़का बोले कि चुप रहो तो सभी लड़का साइलेंट होंगे, लड़की बोलेंगे चुप रहो तो सभी लड़के साइलेंट होंगे। राजधानी बोलेंगे, राजधानी भी एक क्या है, तो जातिवाचक। आप किस राजधानी की बात करें, कोई नहीं, आप बोले कि हम राजधानी कल गए थे, आप किसकी राजधानी गए थे, भारत की गए थे, पटना की गए थे, बिहार की गए थे, राजधानी की झारखंड की राजधानी घूमने गए थे। तो इन सारी चीजों को आपको दिक्कत होगा। पर्वत, अब कौन सी पर्वत की, हिमालय पर्वत की, केटू पर्वत की, कौन सी पर्वत की, कोई पता नहीं। नदी, कौन सी नदी, यानी सतलज हो गया, ब्यास हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा हो गया, किस नदी की बात कर रहे हैं। इन सारी हम चीजों को क्या कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से पूरे जाति का बोध होगा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के बाद आएगा क्या, हमारा व्यक्ति हो गया, जाति हो गया। अब चलते हैं समूह में, समूह के बाद चलेंगे भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक क्या होगा, संज्ञा होगा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, देखिए जिस संज्ञा से पूरे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक, खाली जिस संज्ञा लगा देना आगे, और जिससे संज्ञा से पूरे समूह का बोध हो, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब पूरे समूह का बोध किस में होगा, मेन मुद्दा तो यही ना है। देखिए मेन मुद्दा यही है तो बहुत आसानी से समझाते हैं ना। देखिए अब यहाँ लिख दिया जाए, यानी सभा, सभा मानी क्या होता है, मीटिंग, जिसको हम लोग कहते हैं ना मीटिंग आज कर लो, आज सरस्वती पूजा है तो सभी बच्चे मीटिंग कर लेंगे, और मीटिंग करके जितना पैसा सभी को लग गया उसको देना होगा। तो मीटिंग में क्या आप अकेले होते हैं, नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो सब लोग मिल करके एक झुंड बना करके और इसको मीटिंग करते हैं। मीटिंग कर करके सभी के घर जा करके चंदा मांगते हैं। तो यह जो सभा हुआ यह एक समूहवाचक संज्ञा है। अब सभा के बाद चाबी का गुच्छा ले लेते हैं। मान लिया जाए कि चाबी का गुच्छा, अब चाबी का गुच्छा को हम कैसे कहें, क्या समूहवाचक संज्ञा है। देखिए चाबी का गुच्छा जब होता है तो उसमें बहुत सारे चाबियां होते हैं, तो बहुत सारे चाबियां होते हैं तो एक झुंड बन जाता है। तो जिस झुंड का बात हो जाती है वह समूहवाचक, क्योंकि वह समूह बना करके चल रहा है। अब केला का गुच्छा, अगर केला का गुच्छा लेंगे तो बहुत सारे केला का गुच्छा, केला का गुच्छा बहुत सारे होते हैं ना, इसलिए यह कौन सी संज्ञा हो जाएंगे, तो समूहवाचक। अब हम बोले भेड़ की झुंड, तो भेड़ की झुंड में क्या होती है, उसमें बहुत सारे भेड़िया रहते हैं और सब एक ही जगह रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो दिल्ली पटना धनबाद ऐसे नहीं चलेगी, सब एक झुंड में चलती है, इसलिए ऐसे संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिस संज्ञा से यानी एक समूह या जिस संज्ञा से समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब समझते हैं चौथा क्या रहेगा हमारा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक क्या होता है, इसको समझना थोड़ा सा कठिन होता है, बाकी सब आराम है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा को छुआ नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, वैसी संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा के द्वारा केवल महसूस किया जा सकता है, उसे छुआ नहीं जा सकता, उस चीज को भाववाचक संज्ञा कहेंगे। दूसरा डिफिनेशन कि जिस संज्ञा के द्वारा गुण धर्म आदि का बोध कराता है, वैसे संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब गुण धर्म आदि का बोध क्या कराएगा, और जिसको छू नहीं सकते केवल महसूस कर सकते हैं, तो ऐसे उदाहरण कौन होंगे, इसको समझिए। देखिए अच्छाई, अच्छा बोले, हम बोले आप बहुत अच्छे हैं, तो क्या आप अच्छे को पकड़ करके रखें, नहीं, उसको केवल आप महसूस किए, तो ऐसी संज्ञा को हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा, अच्छाई। अब हम बोले बुढ़ापा, बुढ़ापा, तो बुढ़ापा को क्या आप पकड़ करके रखे हैं, बुढ़ापा को नहीं, केवल आप महसूस किए हैं, इसलिए बुढ़ापा को हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अब इसमें हम लिख दें, भाववाचक संज्ञा में हम लिख दे सकते हैं बुढ़ापा, बचपन भी लिख सकते हैं ना, बचपन लिख सकते हैं। किसी को आपने बुरा कह दिए तो बुरा को भी लिख दिए, तो बुरा को अगर लिख दिए तो आपकी किसी ने बुराई किया या आप किसी को बुराई कर दिए, तो इसमें बुरा, उसको बुराई होता नहीं है, उसको केवल महसूस होता है कि अच्छा हमको उसने बुराई किया। तीन सारी चीजों को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा के द्वारा किसी गुण धर्म आदि का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। दूसरा डिफिनेशन, जिस संज्ञा के द्वारा
उसे केवल महसूस किया जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, वैसे संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अब समझते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। बस लास्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक वाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है इसको समझिए। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा में कुछ नहीं होता है, जिस संज्ञा के द्वारा मापा या तौला जाता है उस संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से माप तौल करने की बोध हो या जिस संज्ञा के द्वारा मापा या तौला जाता है उस संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मापे तौल लेंगे कोची, आटा, आटा को कैसे करते हैं, तौल के लेते हैं ना, तो आटा। तेल, तेल को क्या करते हैं, नाप के लेते हैं या तौल के लेते हैं। चावल, चावल को क्या करके लेते हैं, तौल के लेते हैं, चावल। फिर और कुछ भी लिख सकते हैं, पानी, पानी को नापते हैं तौलते हैं। दूध, दूध को क्या करते हैं, नाप के भी लेते हैं और तौल करके भी लेते हैं। तीन संज्ञाओं को हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा को मापा या तौला जा सकता है उन संज्ञाओं को कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आप बहुत अच्छे तरीके से संज्ञा को याद कर लिए हैं। इससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का बोध हो उसे व्यक्ति, जाति, पूरे जाति का बोध हो, समूह, जिस संज्ञा से पूरे समूह का बोध हो समूहवाचक, भाववाचक, जिस संज्ञा से गुण धर्म आदि का बोध हो भाववाचक, जिस संज्ञा से मापा या तोला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा। आई होप कि आप इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे संज्ञा क्या है, संज्ञा कितने भेद होते हैं और कैसे हम इसको याद रखेंगे।